नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौथे स्टडी पॉइंट में। जो भी छात्र बीएड अर्थात शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मैं हृदय तल से साधुवाद और स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने गत कक्षा में स्वर के विषय में चर्चा किया था, तो हमने देखा था कि जो 22 स्वर हैं उन 22 स्वर को जो है 3 भागों में बांटा गया। उनके 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और तत्पश्चात उन तीनों को भी 3-3 भागों में बांट दिया गया: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है ना, इनको भी 2-2 भागों में बांटा गया: अनुनासिक, अननुनासिक। अर्थात कोई उदात्त है तो उस उदात्त की एक बार अनुनासिक भी होगा, एक बार अननुनासिक भी होगा। अनुदात्त है तो उसका भी अनुनासिक होगा, फिर एक बार अननुनासिक होगा। स्वरित है तो उसका भी एक बार अनुनासिक होगा, एक बार अननुनासिक होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा था 6 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ प्लुत के क्रमशः होकर के कुल 18 प्रकार के हो रहे थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो अवर्ण है उसको क्यों कहते हैं, कई बार आपने प्राय प्रयोग में सुना होगा कि 18 प्रकार के अवर्ण हैं। इसी कारण से हैं क्योंकि क्रमशः उनको ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांटा, तत्पश्चात फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किया, फिर उस उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को भी अनुनासिक और अनुनासिक किया, इसलिए वो 18 प्रकार के हो जाते हैं। कुछ 12 होते हैं, जैसे ए ऐ ओ औ, ये 12 ही होता है क्योंकि इनका ह्रस्व अभाव होता है। और जो लृ वर्ण है उसका भी 12 ही होता है, क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। तो अब यही अनुनासिक और अननुनासिक है क्या, इसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप। अनुनासिकाः, अनुनासिक का अर्थ होता है कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णाः अनुनासिकाः, कि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी जो वर्ण बोले जाते हैं वही अनुनासिक कहलाते हैं। यथा अ, ई, उ, इस प्रकार से। तो अ, ई, उ जो है ना, इन पर आप ये अनुनासिक का चिन्ह देख रहे हैं, ये इस प्रकार से जो ये लगा रहता है चांद बिंदु टाइप सा, ये है क्या, इसके विषय में जानेंगे। पहले दोस्तों, जितने भी स्वर वर्ण हैं वो सभी अनुनासिक भी हैं, किंतु ऐसा वर्ण उस पर लिखा नहीं होता है। ये अनुनासिकत्व का जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया गया रहता है, लेकिन जितने भी स्वर वर्ण हैं उनमें अनुनासिकत्व गुण है। ठीक है। तत्पश्चात कहा कि ये ञ, ङ, ण, न, म, ये जितने भी कु, चु, टु, तु, पु के जो अंतिम कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं वो तो अनुनासिक हैं ही। अब यहाँ पर कहते हैं कि व्यंजनेषु, एक सेकंड जरा रुकेंगे, हाँ देखेंगे अब इसे, कि व्यंजनेषु ङ, ण, न, म इत्येतानि पंच व्यंजनानि नित्यम अनुनासिकानि, कि ये जो व्यंजन में जो ये जितने भी अभी मैंने वर्ग बताए, इन सभी वर्ग के जो अंतिम वर्ण है ना, ये नित्य ही अनुनासिक होते हैं। ठीक है। कहा य, ल, व, यानी कि जो य व ल के ऊपर जो ये चांद बिंदु है ना, ये अनुनासिक। इत्येतानि त्रीणि, कि ये 3 य, ल, व व्यंजनानि अनुनासिकान्यपि अननुनासिकान्यपि इति विशेषः। देखिए यहाँ पर ये कहा कि ये जो ङ, ण, न, म हैं, ये तो नित्य ही ये पांचों जो हैं अनुनासिक हैं। लेकिन क्योंकि ये नाक से भी बोले जाते हैं, मुख से भी बोले जाते हैं, लेकिन जो य, ल, व है ना, ये क्या है, ये तीनों अनुनासिक भी हैं और अननुनासिक भी हैं। ठीक है। तो यह अनुनासिक किसे कहते हैं, यह आपको अब इसकी शंका नहीं रही होगी। अब आगे देखेंगे। अननुनासिकाः, अब अनुनासिक हो गया, अब अननुनासिक क्या है तो इसको भी देख लेंगे। अननुनासिकाः, कहा कि नासिकां विना कंठादिना उच्चार्यमाणाः वर्णाः अननुनासिकाः। कहा कि भैया नासिकां विना, यानी कि बिना नाक के, कंठादिना कंठों के द्वारा, उच्चार्यमाणाः वर्णाः अनुनासिकाः, कि बिना नाक के कंठ आदि के द्वारा उच्चार्यमाण जो वर्ण है वही अननुनासिक है। अनुनासिक यानी नाक से युक्त, अननुनासिक यानी बिना नाक के। यथा अ, ई, उ, क, च, ये जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, इन सब के उच्चारण स्थान है, इनको आप कंठ आदि से बोल सकते हैं, न कि नाक से। ठीक है। तो ये अननुनासिक हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे। कहा कि पूर्वोक्तानाम स्वर विषयाणाम एषः संग्रह, ये जो पूर्व में जो अभी हमने स्वर के विषय में पढ़ा था ना, अब उसी के विषय में थोड़ा सा इन्होंने कुछ संग्रह हमारे लिए लाए हैं।
क्या है कि अ ई उ री लृ इत्येते पंच ह्रस्व स्वराः। ध्यान रखना है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं कि कति ह्रस्व स्वराः सन्ति, तो पंच ह्रस्व स्वराः कौन कौन है, तो अ ई उ री लृ, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। संस्कृते ए ऐ ओ औ इत्येते नित्यम दीर्घाः एव। संस्कृत में जो ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण है ना, ये हमेशा नित्य ही दीर्घ होते हैं, क्योंकि इनका कभी भी कदापि ह्रस्वाः ना, ये कभी ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये विशेष बात है, इसको ध्यान रखना है। अब कहा आ ई उ री ए ऐ ओ औ इत्येते अष्टावेव दीर्घ स्वराः। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 8। ह्रस्व स्वर हुए 5, कौन कौन से, अ ई उ री लृ, और दीर्घ स्वर हुए 8, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 8 दीर्घ स्वर हैं। ये बिल्कुल कंठस्थ रखना आपको, ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। कहते हैं दीर्घ लृकारः नास्ति, जो लृ वर्ण होता है ना वो मात्र ह्रस्व होता है, उसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ, इनका उच्चारण मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्लुत हैं, इनके पीछे आप 3 का ऐसा निशान देख रहे हैं ना, ये प्लुत संज्ञक हैं। इत्येते नवैव प्लुत स्वराः, ये जो 9 है ना, अ ई उ री लृ ए ऐ ओ, ये औ, ये 9 जो हैं ये प्लुत स्वर हैं। देखिए दोस्तों, 5 ह्रस्व हुए हैं, 8 दीर्घ स्वर हो गए और 9 प्लुत स्वर हो गए। ठीक है, इत्थम आहत्य द्वाविंशतिः स्वराः भवन्ति, और इनको जोड़िए आप तो आपके 22 स्वर हो जाएंगे। 8 हो गए दीर्घ और 5 हो गए आपके ह्रस्व स्वर, तो 8 5 13, और 9 हो गए आपके प्लुत, तो 13 और 9 कितने हो गए, द्वाविंशति अर्थात 22 हो गए। ठीक है, तो यही 22 स्वर होते हैं। ठीक है, उदात्तादीनां स्पष्ट प्रतिपत्ते ते इत्थम संग्रह प्रदर्शयन्ते। ये जो हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित बताया, उसके लिए एक इन्होंने एक संग्रह बॉक्स दिया है। इस संग्रह बॉक्स को आप देखेंगे, कुछ नहीं है, सभी वर्णों को क्या किया गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, अ का दीर्घ आ हो गया और अ का प्लुत, अ के बाद ये मैंने बताया था प्लुत के लिए आप 3 का निशान लगा देंगे, जो यहाँ पर लगाया गया है, ये देख रहे हैं, ये प्लुत का निशान लगाया गया है, ये प्लुत हो गया। अब इन्हीं को क्या किया, ह्रस्व को एक बार अनुनासिक कर, एक बार उदात्त किया, एक बार अनुदात्त किया, एक बार स्वरित किया। 3 भेद थे ना, बटे हुए हैं, तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित कर दिया। अब उन्हीं उदात्त अनुदात्त स्वरित को एक बार अनुनासिक करेगा, एक बार अनुनासिक करेगा। यही दीर्घ में भी होगा, दीर्घ को भी एक बार उदात्त, एक बार अनुदात्त, एक बार स्वरित, और फिर उस उदात्त अनुदात्त स्वरित को एक, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखेंगे, एवंच अ ई उ री इत्येतेषां प्रत्येकम 18 भेदाः। तो अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन को समझिए कि इस प्रकार से अ ई उ री, इन सभी का 18 अर्थात 18 भेद हो गए। ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर उनका अनुनासिक और अनुनासिक इत्यादि सब जोड़ करके। ठीक है, लेकिन लृकारस्य 12, लेकिन लृ वर्ण जो है उसके मात्र 12 क्यों हुए, ये मैं पूर्व है ये पहले बता चुका हूँ, क्योंकि तस्य दीर्घा भावात, उसके दीर्घ नहीं होते दोस्तों, लृ वर्ण मात्र ह्रस्व होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कहते हैं कि एचाम अपि 12 तेषां ह्रस्वा भावात। एच कहने से ए ऐ ओ औ इन 4 वर्णों का बोध होता है। तो कहते हैं ये ए ऐ ओ औ इनके भी 12 ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ह्रस्व भाव होता है, वो मात्र दीर्घ है, उनके ह्रस्व होते ही नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब अयोगवाह, अयोगवाह को अलग से पढ़ा गया था, तो ये अयोगवाह को एक बार हम समझेंगे कि ये क्या है अयोगवाह। कहा कि माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिता अपि प्रयोगम ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। कहते भैया कि जो माहेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े गए हैं, जो माहेश्वर सूत्र हैं अ ई उण इत्यादि, उनमें जो नहीं पढ़े गए हैं लेकिन फिर भी उनका प्रयोग होता है, वही अयोगवाह कहलाते हैं। अ ई उण इत्यादीनि 14 सूत्राणि महेश्वरेण पठितानि तत्र वक्ष्यमाणाः अनुस्वारादयः नोक्ताः। कहते हैं ये अ ई उण इत्यादि जो 14 सूत्र जो महेश्वर सूत्र पढ़े गए हैं, वहाँ पर ये अनुस्वार, विसर्ग, तत्पश्चात आपके उपधमानीय, जिह्वा मूल्य, ये 4 थे ना योगवाह, इनको नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो किंतु ते प्रयोगे श्रूयन्ते, लेकिन उनका प्रयोग तो भैया होता है। अतः माहेश्वर सूत्रेषु अयुक्ताः सन्तः, जो माहेश्वर सूत्र में अयुक्त हैं, नहीं कहे गए हैं, संबंधम अप्राप्त, जिनका संबंध ही नहीं है माहेश्वर सूत्र में, लेकिन प्रयोगम निर्वाहयन्ति इति अयोगवाहा इति, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग हो रहा है, वही अयोगवाह है।
एते च अयोगवाहा। अब कौन कौन सा अयोगवा है? तो 4 अयोगवा है, पूछा जा सकता है। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जिह्वा मूल्य, एक उपधमानीय। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब ये चारों अयोगवाह क्या है? अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय, ये जानेंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अनुस्वारः स्वरेभ्यः स्वरेभ्यः परः एव नासिकया अनुस्वारः, यही अर्थ है। कहा कि भैया अनुस्वार कहते स्वर के परे जो नासिक के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं जो वर्ण, अनुस्वारस्य चिन्हम स्वरस्योपरि बिंदु रूपेण लिखे। स्वर के ऊपर क्या होता है ना, बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अभी कभी आप रंजन लिखते हैं तो र के ऊपर अनुस्वार होता है। ठीक है, संजना लिखते हैं स के ऊपर वो अनुस्वार, वही अनुस्वार है। जैसे यहाँ अ, ई इत्यादि के उदाहरण दिखाया गया है कि ये अ के ऊपर जो ये ऐसी बिंदी सी दिख रही है ना, ये बिंदी सी, ये अनुस्वार है। ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं? तो कहा स्वरेभ्यः पर एव तत्तत् स्वर स्थानेन विसर्गोपि उच्चार्यते। ठीक है, विसर्गस्य चिन्हम स्वरात् परम बिंदु द्वय रूपेण लिख्यते। यहीं पे सिंपल यही है कि आपको क्या होता है, प्रायः स्वर के परे ना ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलता है, ये 2 डॉट टाइप सा आपको देखने को मिलता होगा, आपने कई बार देखा भी होगा, ये इस प्रकार से, यही विसर्ग होता है। ठीक है, जिह्वा मूल्य क्या है? तो जिह्वा मूल्य के लिए कहते हैं कि अह क अह ख इति कखाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशः जिह्वा मूल्य। दोस्तों, जब कोई भी वर्ण है, ठीक है, उस वर्ण के परे यदि आपको क और ख में से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आप जिह्वा मूल्य विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, यदि नीचे इस प्रकार से। ठीक है, अगर क और ख है परे तब। ठीक है, यही जिह्वा मूल्य है। अच्छा, उपधमानीय क्या है? कहते हैं उपधमानीय और जिह्वा मूल्य दोनों विसर्गों का जो है ना प्रयोग लगभग क्या होता है, ये लिखने के आकार में मैं बात कर रहा हूँ, सेम ही होता है। ये क ख से पहले भी ऐसे ही लिखेंगे और प और फ से पहले भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन बस फर्क ये, अगर प फ है परे तो वो उपधमानीय कहलाएगा और क और ख है तो वह जिह्वा मूल्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बाल पिबती, तो देखिए पिबती का प वर्ण है इसलिए यहाँ पर उपधमानीय प्रयोग किया गया। वृक्ष फलती फ वर्ण है इसलिए यहाँ पर ये वाला उपधमानीय प्रयोग किया गया। लेकिन बाल करोति में क वर्ण है परे, यहाँ चैत्र खनिति में ख है, क ख परे रहने के कारण जिह्वा मूल्य। ठीक है, लिखने में सेम है लेकिन इस प्रकार से प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प फ का बस एते चत्वारः अयोगवाहा स्वरत्वेन व्यंजनत्वेनापि परिगण्यते। ये जो चारों अयोगवाह हैं ये स्वर के द्वारा और व्यंजन के द्वारा भी इनकी गणना की जाती है। तो दोस्तों, जो हमारा स्वर के विषय में जो इतने दिनों से 2-3 कक्षाएं चली थी, ये स्वर के विषय में कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब कल से हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर के विषय में जितना कुछ भी था हमने जड़ से, बिल्कुल मूल से बताया है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इतनी यदि तैयारी कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल व्यंजन की कक्षा के साथ पुनः मिलूंगा।